स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 यानी क्लास 8 की ये एनसीईआरटी है, सोशल साइंस की है मित्रों। ठीक है, सोशल साइंस यानी इसमें जो है हम पॉलिटी भी शामिल करते हैं, यानी जो राज व्यवस्था है इंडियन पॉलिटी, तो वो भी हम इसमें शामिल करते हैं। यानी क्लास 6 की एनसीईआरटी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, और ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है और क्लास 7 की एनसीईआरटी भाग 2 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 ये भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मित्रों, क्लास 8 की एनसीईआरटी है और भाग ये 3 है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जो है मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आप क्लिक कर लें ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मित्रों आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मित्रों भारत की राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर चल रही है, तो ज़रूर आप मेरे लेक्चर्स को सुनिएगा। कंप्लीट भारत की जो इंडियन पॉलिटी है वो मैं जो डिटेल से वहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी जो है उसके लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, और बहुत ही जल्द वो जो हमारी इंडियन पॉलिटी की जो बुक है एम लक्ष्मीकांत की वो कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तो ज़रूर से आप मित्रों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मित्रों देखिए, अब हम इस बुक में कितने लेसन्स हैं, ठीक है, कितनी इसमें यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स में जो है कितने लेसन हैं, तो डिटेल से हम उसकी चर्चा करेंगे। पहले हम देखो, मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा था ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है। ठीक है, और ये वाली मित्रों क्लास 7 की है ये, और ये 8th की है। ठीक है, तो ये मैंने आपको करवा दी। ठीक है, ये वाली भी मैंने आपको करवा दी है और आज जो है मित्रों ये हम डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही साथ मित्रों एक बात और, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है तो ये मैंने आपको बहुत पहले करवा दी थी। और किसकी? ये भी पॉलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सभी एनसीईआरटी मैंने अभी तक पॉलिटी की स्टार्ट की है, जल्दी हम और भी एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। पहले हम पॉलिटी की एनसीईआरटी जितनी भी है 12th तक उसको जो है कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो हम डिस्कस कर लें इसमें कितनी यूनिट्स हैं और कितनी यूनिट्स में कितने लेसन्स हैं। देखिए पहली यूनिट हम जो है डिस्कस कर रहे हैं और पहली यूनिट देखिए क्या है। पहली यूनिट है मित्रों भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता के बारे में, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारा सेकुलरिज्म की हम जो बात करते हैं। ठीक है, यानी कोई भी धर्म, जैसे भारत ने जो है हमने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जब लेकर के आए, ठीक है, 1976 में, तो उसके माध्यम से मित्रों भारत ने जो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, तो उस प्रस्तावना में मित्रों समाजवाद, ठीक है, आपको भी शायद पता होगा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और एक मित्रों अखंडता, ये मित्रों 3 शब्द जो है हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हमने इस 3 शब्दों को जोड़ा है। और मित्रों आपको मैं एक बात और बता दूं कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है मित्रों अभी तक उसमें जो केवल एक बार संशोधन हुआ है, और वो भी कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। क्लियर है? तो वही जो सेकुलरिज्म की हम बात करते हैं कि भारत ने जो है, यानी भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान ने अपना जो है अपने देश का धर्म कौन सा निश्चित कर रखा है, यानी उसने जो डिक्लेयर कर रखा है कि मैं जो है इस्लाम धर्म से हूँ, यानी पाकिस्तान जो है इस्लामिक देश है क्योंकि उसने अपने देश को इस्लाम धर्म घोषित कर रखा है। लेकिन भारत का जो धर्म है, हमने किसी भी धर्म को भारत में जो है विशेष तवज्जो नहीं दी, यानी हमने धर्मनिरपेक्षता की हम बात करते हैं, यानी भारत कोई किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं है, यानी भारत हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी सभी धर्मों के साथ भारत समान व्यवहार करता है। तो वही सेकुलरिज्म की हम बात करेंगे। इसमें पहला जो हमारा लेसन होगा भारतीय संविधान के बारे में, और दूसरा जो लेसन होगा मित्रों धर्मनिरपेक्षता की समझ के बारे में। क्लियर है? और आगे देखो फ्रेंड्स, इकाई 2 उसमें हम संसद और कानूनों को निर्माण, यानी जो हमारी पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में जो हम बिल लेकर के कैसे आते हैं और बिलों के माध्यम से जो हम कैसे, जो बिल होता है वो कैसे जो है एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो है मित्रों हम चर्चा करेंगे और संसद के बारे में हम चर्चा करेंगे। और मित्रों मैं आपसे पहले भी शुरुआत में डिस्कस कर चुका हूँ कि भारतीय राज्य व्यवस्था की जो मेरी क्लासेज हैं मेरी यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं। संसद का टॉपिक मैंने बहुत पहले करवा दिया था। ठीक है, उसके 14 भाग, कम से कम 14 भाग है संसद के टॉपिक के, बहुत लंबा टॉपिक है। कंप्लीट एक एक
प्रावधान पर डिटेल से मैंने डिस्कशन किया कि कैसे जो है मित्रों बिल लेकर के हम आते हैं संसद में, फिर संसद से जो है हम प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन, ठीक है, फिर कैसे राष्ट्रपति के पास जाता है, और अगर मान लीजिए कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 का उपयोग करके कैसे अध्यादेश की जो है जारी करता है, ठीक है। साथ ही साथ मित्रों कैसे जो है बजट लेके आते हैं हम जो है, और संसद में प्रश्नकाल, शून्यकाल, ठीक है, संसद की जो निधियां होती है, संचित निधि, लोक लेखा निधि, यानी आर्टिकल 266, 266(1) और 267 इसके बारे में है जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो संसद के बारे में मैंने आपसे बहुत पहले डिस्कस कर लिया था। आप जो है मेरे चैनल को जितनी भी प्लेलिस्ट है ज़रूर से आप देखिएगा। तो ये जो हमने बात कर ली संसद की हम चर्चा करेंगे, फिर हम कानूनों की समझ के बारे में चर्चा करेंगे। लेसन नंबर 4 होगा हमारा। इकाई 3 जो हमारी न्यायपालिका है, लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है, और तीसरे स्तंभ में पहला ही लेसन होगा हमारा न्यायपालिका के बारे में। क्लियर है। आगे हम चर्चा करेंगे कि हमारी आपराधिक जो न्याय प्रणाली है, यानी अपराध हमारे देश में कोई कर दे तो उस अपराधी को जो हम कैसे जो है सज़ा देंगे, और उसके साथ जो है कैसे हम जस्टिस करेंगे कि जो उसके साथ गलत ना हो। यानी अपराध तो किया है उसने, लेकिन जिस अपराध के तहत उसे सज़ा मिलनी चाहिए वही उसको जो हम सज़ा दें। तो वो जो सिस्टम हमने बना रखा है तो उस सिस्टम के बारे में हम चर्चा करेंगे। इकाई 4 जो होगी मित्रों सोशल जस्टिस और हाशिए की आवाज़ें, यानी जो समाज के दबे कुचले जो वर्ग हैं, समाज की जो मुख्य धारा में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, ठीक है, समाज के साथ, यानी समाज उनके साथ जो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव करता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेसन 7 होगा हमारा हाशियाकरण की समझ के बारे में, और लेसन नंबर मित्रों 8 होगा हाशियाकरण से निपटना, यानी अगर कोई किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो सरकार का उसमें क्या रोल हो, ठीक है, सरकार उसके जो है कैसे उन परिस्थितियों से निपटे, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे मित्रों इकाई जो 5 होगी अंतिम इकाई होगी, और लेसन नंबर 9 जो होगा इसमें हमारा वो होगा जन सुविधाओं के बारे में, यानी इकोनॉमिक सेक्टर में सरकार की क्या भूमिका होती है, यानी सरकार की जो भूमिका, रोल जो होता है इकोनॉमिक सेक्टर में, आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है, इकोनॉमी में, इंडिया की जो इकोनॉमी है या किसी भी देश की सरकार की उस देश की इकोनॉमी में क्या भूमिका होती है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट लेसन होगा कानून और सामाजिक न्याय के बारे में, यानी लॉ एंड सोशल जस्टिस, तो उसके बारे में मित्रों हम डिटेल से उसमें जो डिस्कशन करेंगे। तो आज हमने मित्रों चर्चा की कि कैसे जो है हम इसमें कितने कितने लेसन्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मित्रों अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो हम पहला जो हमारा लेसन है कौन सा, अभी हमने चर्चा की कि भारतीय संविधान के बारे में जो हमारा पहला लेसन है ये वाला, तो भारतीय संविधान का लेसन अध्याय 1 हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जरूर से बने रहिएगा मित्रों, और जरूर से अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर क्लिक कर लेना, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन, जैसे मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको देख लेंगे। क्लियर है। तो देखिए पहला लेसन क्या कहता है सुनिएगा। देखिए इकाई 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, और उस इकाई 1 के अंदर हमारा पहला लेसन है भारतीय संविधान, ठीक है। तो भारतीय संविधान हम डिस्कस कर रहे हैं, और डिटेल से मित्रों इसको डिस्कस करेंगे एक एक प्रावधान के बारे में। अगर जहाँ भी डिस्कस होगा तो मैं आपसे ज़रूर उसका जो है संदर्भ लूँगा, ठीक है। तो ये देखिए भारत का जो संविधान बना, तो संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में जो सदस्य थे, तो ये जो है मित्रों वहाँ की पिक्चर है, ठीक है। आगे हम चलते हैं और देखो क्या कह रहा है अध्याय लेसन, यानी लेसन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, और भारतीय संविधान के बारे में हमसे क्या कह रहा है। देखो ध्यानपूर्वक सुनेगा। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे, यानी फुटबॉल का जो खेल होता है उस फुटबॉल के खेल से हम इस अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। और देखो क्या कहता है कि आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में सुना होगा, बहुत ने खेला भी होगा, यानी बच्चों की यहाँ बात कर रहा है क्योंकि क्लास 8 की NCERT है, और इस कारण जो मित्रों बच्चों की यहाँ पे बात की जा रही है कि आप में से ज़्यादातर बच्चे फुटबॉल के बारे में जानते भी होंगे। कह रहा है कि जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है यह खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाँह से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाँह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। सही बात है कि अगर मान लीजिए पैरों की जगह आप उसको हाथों से खेलने लगे तो फिर वो फुटबॉल थोड़ी खेल माना जाएगा, फिर तो वो हैंडबॉल माना जाएगा, ठीक है।
यही बात हमसे कह रहा है और कहता है कि इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरों खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही बात है, जैसे खेल उसी यानी जैसा खेल और वैसा ही उसका जो है नियम होता है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। कहता है कि खेलों के जैसे नियम होते हैं, खेलों के जैसे रूल्स होते हैं, ठीक है, रेगुलेशंस जैसी होती हैं, वैसे ही समाज जो होता है, एक सोसाइटी होती है, एक परिवार जो होता है कैसे चलेगा, ठीक है, समाज में कैसे जो है मित्रों कौन कौन से जो है समाज में जो रूल्स होते हैं, तो उसी की हमसे बात कर रहा है और कहता है कि उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क भी पता चलता है। सही बात है। आगे कहता है कि बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। क्या करा है कि अलग अलग बड़े बड़े जो समुदाय होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जो कम्युनिटी होती है, तो उस कम्युनिटी में जो है हम सहमति से, आपसी सहमति से मित्रों जो है जो नियम वगैरह होते हैं वो बनाए जाते हैं और उनसे जो है उनको तय किया जाता है। और आगे कहता है क्या, ये कह रहा है कि आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है, जिस दस्तावेज में ऐसे नियम होते हैं उसे संविधान हम कहते हैं। यानी संविधान किसे कहते हैं मित्रों? संविधान वो कि उस संविधान में, यानी एक ऐसी पुस्तक, चाहे संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है, तो ऐसे नियम जिसके माध्यम से किसी देश की सरकार चलेगी, साथ ही साथ उस देश में जो है कैसी सिस्टम, यानी उस देश में जो है उस दस्तावेज के माध्यम से सरकार वहाँ पे जो है कैसे मित्रों चलेगी, साथ ही साथ लोगों को कौन कौन से जो है हम अधिकार देंगे, तो उसको जो हम संविधान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कक्षा 6 और 7 की सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है? यानी 6th क्लास की और 7th क्लास की NCERT मैंने आपको करवा दी है, ज़रूर से मित्रों आप उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, क्लास 6 की NCERT और क्लास 7 की NCERT के नाम से। और यही हमसे कहता है कि क्या हमें कभी इस बात का भी, यानी हमारे दिमाग में कैसे कभी ऐसा सवाल आता है कि आखिर हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मित्रों संविधान के माध्यम से ही जो है हम, यानी जो संविधान ही सर्वोपरि हम जो कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि संविधान के माध्यम से ही जो हम किसी भी देश की जो प्रणाली है, सिस्टम है, सरकार जो है, शासन तंत्र जो लोकतंत्र है, वो कैसे चलता है। और क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा? इस अध्याय में हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान भी देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हम इन कुछ बातों पर विशेष जोर भी दिया जाएगा, ठीक है। तो संविधान आखिर कैसे बना, ठीक है, बहुत सी बातें आज हम जो है मित्रों इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। और देखो क्या कह रहा है, पहला हमसे पूछता है, क्या पूछता है कि आखिर किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो इसका जो है हम आज उत्तर जानेंगे। और मित्रों ये संविधान सभा की यहाँ पे देखो मीटिंग हो रही है और देखो क्या कहता है, सुनेगा। कह रहा है मित्रों कि 1934 में, पहली बात 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। सही बात है कि 1934 में मित्रों कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, तो उस INC ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। साथ ही साथ मित्रों फिर जो है जो साम्यवादी दल के जो नेता थे, ठीक है, साम्यवादी दल के नेता थे M.N. राय। तो M.N. राय ने भी मित्रों एक संविधान सभा के गठन की मांग उठाई थी, ठीक है। इस बात की मैंने आपसे लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी है, जिसमें संविधान के निर्माण की जो हम बात करते हैं, यानी अलग से दूसरा या तीसरा ही लेसन था संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, तो उसके बारे में मैंने आपसे जो है डिटेल से इस बात की चर्चा भी की थी कि INC ने पहले जो है अधिकृत रूप से मांग उठाई, फिर साम्यवादी दल के नेता थे M.N. राय, तो उन्होंने भी संविधान सभा के गठन की मांग की थी। और यही बात हमसे यहाँ पे कह रहा है कि कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की। नेक्स्ट मित्रों क्या कहता है कि केवल भारतीयों को ही लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन भी हो चुका था। बिल्कुल सही बात है मित्रों कि जब कैबिनेट मिशन योजना आई, ठीक है, कब आई थी? 1946 में। तो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आने के बाद मित्रों जो है हमने संविधान सभा के गठन का, यानी हमने संविधान सभा का गठन किया था। और इन सभी की बातों, यानी इन सभी के बारे में मित्रों मैंने आपसे जो डिटेल से लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी है उसमें मैंने आपसे चर्चा कर ली थी। जरूर से मित्रों लेसन मेरा आप उसको देख लेना। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आपको जो है मित्रों जरूर से आप जो है समझ जाओगे, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है कि पृष्ठ 2 पर
दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। यानी इस जो पिक्चर है इसमें हमने जो अभी आपसे मैंने चर्चा भी की थी कि ये संविधान सभा की पिक्चर है। और आगे देखो क्या कहता है, आगे कहता है मित्रों, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। यानी संविधान सभा ऐसी सभा थी मित्रों कि वो जो है अपने संविधान, यानी हमारी देश की सरकार कैसे चलेगी, हमारे देश में कौन से नियम लागू होंगे, कौन हमारे देश पर राज करेगा, कौन कौन से अधिकार हम लोगों को देंगे, तो वे सभी नियत करने वाले, निश्चित करने वाले, ठीक है, इन सभी का निर्णय लेने वाले कौन थे? अब भारत की संविधान सभा थी। खुद भारत के जो सदस्य थे वे थे, ना कि अंग्रेजी हुकूमत। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या कहता है, देखो सुनिएगा कि संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे भी पढ़ेंगे। आगे देखो क्या कहता है कि बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। यानी ये जो नेहरू जी हैं, ठीक है, ये तस्वीर मित्रों नेहरू जी की है, ये वाली, और ये जो है मित्रों संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो देखो आगे देखो हम अब डिटेल से डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कहता है सुनिएगा, आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। कहता है कि मित्रों जितने भी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं, तो उनके बारे में हम जो है ऐसी उम्मीद जता सकते हैं कि उनके पास संविधान जरूर है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे लोकतांत्रिक देश ही होंगे। यानी जिन देशों के पास अपना संविधान है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास संविधान है तो वे देश लोकतांत्रिक ही होंगे। यानी कुछ प्रजातांत्रिक भी हैं, यानी कुछ जो है राजशाही भी देश हैं, आज भी हैं। और कहते हैं कि संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला कि यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रपात करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी कह रहा है कि संविधान क्या बताता है, पहली बात तो संविधान में ये आदर्श बता रहा है क्या कि उस देश के नागरिक जो हैं कौन सी जो है अपनी इच्छा जताएंगे और अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने सपनों को बुन सकते हैं, अपने सपने बना सकते हैं और उनको जो है मित्रों सच भी कर सकते हैं। कहते हैं कि यानी संविधान ही बताता है कि हमारे हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो, ठीक है, हमारा समाज जो है कैसा हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत भी हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। आगे कहता है कि इसके जरिए वे न केवल ये तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं कि जिनकी हमेशा पूरे देश को रक्षा करनी चाहिए। यानी कौन से आदर्शों की कि यानी कहता है कि जिनकी हमेशा पूरे देश को रक्षा करनी चाहिए, तो उन आदर्शों के बारे में भी हमसे जो है बताता है कौन से। और मित्रों जो हम संविधान के भाग 4 में, ठीक है, संविधान के भाग 4A के अंदर हम जो चर्चा करते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में, ठीक है, भाग 4A और आर्टिकल 51, तो उसी के बारे में आदर्शों की भी हमसे चर्चा करता है कि संविधान में यह भी बताता है कि हमारे जो है कौन कौन से कर्तव्य हैं और हमें जो है कौन से आदर्शों पर चलना चाहिए। आगे कहता है, क्या कहता है मित्रों, कहता है कि इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए 2 बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? कहता है कि दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। नेपाल का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, देखो कहता है समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है, ठीक है। यानी नेपाल के जो लोग हैं उन्होंने इंटरिम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का अंतरिम संविधान को वहाँ पे मंजूरी दी गई। सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उस नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। नेक्स्ट कहता है इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। सन 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। यानी कह रहा है मित्रों कि पहले वहाँ पे जो है मित्रों राजतंत्र था, ठीक है, और वहाँ पे राजतंत्र था, तो राजतंत्र जो है उसको ख़त्म करने के लिए हम जो है नया अलग से संविधान वहाँ पे बना रहे हैं नेपाल में। और वहाँ पे जो है मित्रों लोकतांत्रिक देश की स्थापना, यानी लोकतंत्र की वहाँ पे स्थापना की जा रही है।
और आगे कहता है कि नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप सन 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई और नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे। नेक्स्ट कहता है कि इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे थे। यानी जिन लोगों ने आंदोलन किया नया संविधान बनाने के लिए, साथ ही साथ लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, तो वे चाहते थे कि हम जो है पिछला हमारा संविधान है उसको हम जो है अडोप्ट नहीं करेंगे। हम जो ऐसा संविधान चाहते हैं मित्रों कि जिसमें लोकतंत्र की छवि झलकती हो, लोगों के अधिकारों का उसमें जो समावेश हो, समाज की मुख्य धारा में सभी लोगों को शामिल किया जाए, सभी को जो है समान अधिकार मिले और लोगों के जो है हितों की वहाँ पे रक्षा भी हो। नेक्स्ट कहता है फ्रेंड्स कि जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे जो पिक्चर बताई जा रही है कौन सी, ये वाली, तो ये लोकतंत्र की स्थापना के लिए नेपाल के लोग हैं और ये जो नेपाल के लोग हैं मित्रों ये संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना हो, तो इसके लिए हम जो नया संविधान चाहते हैं। तो नेपाल की जो मित्रों एग्जाम्पल है उसको देखिए, थोड़ा चर्चा करते हैं और देखो क्या इसमें हमें बातें निकल के आएगी। सुनेगा, नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके हैं। सन 1990 में संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई और लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। आगे कहता है अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। यानी ये कह रहा है कि वहाँ के जो है राजा ज्ञानेंद्र थे, उन्होंने 2002 में जो है माओवादी संगठनों का बहाना बनाया और सेना पर जो उन्होंने जो कब्जा कर लिया। कहता है कि फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी माओवादी जो संगठन थे उन्होंने किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी के साथ मित्रों 12 सूत्रीय मांगों पर उन्होंने जो है समझौता कर लिया और इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा ये आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। यानी मित्रों फिर राजतंत्र वहाँ पे समाप्त हो गया और आखिरकार 2006 में फिर जो है मित्रों वहाँ पे राजनीतिक पार्टियां बनी और वहाँ पे जो है मित्रों फिर लोकतंत्र की स्थापना हुई और सरकार वहाँ पे बनने का मौका मिला। नेक्स्ट कहता है कि 2008 में राजतंत्र को ख़त्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। यानी सन 2008 की बात है कि वहाँ पे जो है मित्रों फिर लोकतंत्र की स्थापना हुई। आगे कहता है कि 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर के चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर के चित्रों में हमने पढ़ भी लिए हैं। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड्स क्या कहता है, चर्चा कर रहे हैं फ्रेंड्स कि शासन की बागडोर क्या कह रहा है। ये कहता है कि शासन की जो बागडोर होती है मित्रों, पहले याद देखो चर्चा कर लेते हैं। यहाँ हमने जो ऊपर तक यहाँ पे चर्चा कर ली थी और यहाँ तक संघर्ष के बारे में यहाँ तक हमने जो चर्चा की। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की जो बागडोर होगी और देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथों में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या राज्य व्यवस्था चुनी वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। यानी मित्रों ये कहता है कि जो संविधान होता है उस संविधान का मित्रों दूसरा प्रमुख यह उद्देश्य भी होता है कि वहाँ जो राजनीति होगी, राजनीति जो चलेगी वहाँ पे किस प्रकार से चलेगी और शासन की जो बागडोर होगी कैसे किस हाथों में होगी, कैसे मंत्रिपरिषद का गठन होगा और राज्य व्यवस्था वहाँ पे किस प्रकार से चलेगी। आगे कहता है कि लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की कृत्यों से बचाव का उपाय
संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे की चित्र कथा पट में देखा भी जा सकता है। यानी कहता है कि राजनीतिक पार्टियां मित्रों जो है, यानी राजनीतिक पार्टियां किसी भी हद तक गिर सकती है और अपना जो है स्वयं का वो फायदा भी दे सकती है। तो इस कारण से मित्रों कि नियमों का वो उल्लंघन ना करें, नियमों का जो है मित्रों तोड़ मरोड़ करके उनकी जो है छवि खराब न हो। तो नियमों का ऐसा तरह इस्तेमाल हो कि जो लोकतंत्र की जो छवि है वो बनी रहे। साथ ही साथ इसीलिए हम जो है संविधान बनाते हैं कि संविधान के अनुसार जो है किसी भी देश की सरकार चले, और किसी भी देश में जो है मित्रों फिर संविधान ही जो होता है, ठीक है, तो वो संविधान ही मित्रों सर्वोपरि होता है, ठीक है। और भारत देश में भी संविधान जो होता है मित्रों वो सर्वोपरि है, यानी संविधान ही सब कुछ है। सबसे पहले हम संविधान की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉमिक्स के माध्यम से क्या समझाया जा रहा है कि सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है, वह दबंग किस्म का लड़का है, उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। यानी क्लास का मॉनिटर है सुरेश और वो दबंगी किस्म का लड़का है, ठीक है, धुमस जमाने वाला है, और वो जो है उसके जो क्लासमेट्स हैं वो उसको पसंद नहीं करते। क्लास की टीचर श्रीमती राव जो है अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है, तो वो क्या करती है कि सुरेश जो है मॉनिटर उसको सभी बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है, ठीक है। यानी अनिल जो क्लासमेट है उसका, तो वो उसको जो है तंग कर रहा है मॉनिटर। क्या करा, देखो अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। यानी उसको धमकी दे रहा है कि मैं जो है मैडम से तुम्हारी शिकायत करूँगा। लेकिन मैंने क्या किया है, अनिल कह रहा है कि आखिर मैंने किया क्या है, ठीक है। अब देखो श्रीमती राव जब लौट करके आई तो अनिल, देखो अनिल की शिकायत कर रहा है सुरेश। क्या कहता है, जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था, उसने मेरी बात भी नहीं सुनी, यानी उसने मैडम को जो है झूठी शिकायत कर दी अनिल की, सुरेश ने। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है कि अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यही रुकना पड़ेगा, तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। यानी उसने झूठी शिकायत कर दी और उसको जो है यानी उसको जो है अब मैडम ने सज़ा दी है कि तुम जो है सारी क्लास जो होगी, छुट्टी जब तक नहीं होगी क्लास की तब तक वहाँ तुम जो है यहीं पर रुकेगे। लेकिन देखो यह क्या कह रहा है कि लेकिन मैडम मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है। और यहाँ पे देखो क्या कहता है कि नीचे देखिए किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग को दोषी कहा जाएगा। यानी कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि मंत्री ने जो है अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है, ठीक है। जो उसे राइट्स मिले हुए थे समाज को जन कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए, ठीक है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने के लिए, लेकिन उसने कौन सी ऐसी सत्ता का दुरुपयोग किया है। तो देखो, जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है, या फिर जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षाकर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है, जब वह थाने में फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग को दोषी कहा जाएगा। तो एक तो ये गे वाली में कहा जाएगा, ठीक है, सत्ता का वहाँ उसने जो है दुरुपयोग कर रहा है, और यहाँ पे पड़ोसी को अपने सुरक्षाकर्मियों से पिटवाने की धमकी भी वो दे रहा है। तो सत्ता का यहाँ पे उसने दुरुपयोग करने का, यानी वो सत्ता का यहाँ पे दुरुपयोग कर रहा है। आगे देखो क्या कहता है कि लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। यानी एक संविधान ही ऐसा है कि वो जो ऐसे नियम बना देता है। यानी संविधान में कुछ ऐसे नियम कानून कायदे होते हैं कि कोई भी चाहे राजनेता हो या समाज के जो शासन हो या प्रशासन हो, दोनों जो है अपने सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, संविधान की है जिम्मेदारी, बता रहा है। आगे कहता है कि भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों को कुछ याद है? उस अध्याय में बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। वह वहाँ आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। यानी क्लास 7 की जो एनसीईआरटी मित्रों हमने डिस्कस की थी, तब भी मैंने आपसे चर्चा की थी। आर्टिकल 14 से लेकर के संविधान का आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हम समानता के अधिकारों की बात करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18, ठीक है, समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार में भी आर्टिकल 14 क्या कहता है मित्रों, कहता है कि विधि के समक्ष क्षमता,
ठीक है। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, यानी विधि यानी कानून, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। समता मतलब सभी को समान अधिकार हमने दिए हैं, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। और विधि का समान संरक्षण यानी विधि जो कानून है वो कानून चाहे कोई भी ऊंचा हो या बड़ा, उस कानून के द्वारा सभी लोगों को एक बराबर रूप से संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है मित्रों कि आप जो किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, वंश या जन्म स्थान के आधार पर आप जो है किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो पानी पीने जा रहा हो, यानी सार्वजनिक कोई कुआं है या सार्वजनिक तालाब है, तो वहाँ उसके साथ आप जो है किसी प्रकार का, या मंदिरों में अगर प्रवेश करता है तो आप उसके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि आप धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म के आधार पर नौकरियों में, ठीक है, लोक नियोजन में भेदभाव को रोकता है। यानी नौकरियों में अगर आप, यानी आपको किसी भी नौकरी के लिए अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है धर्म या जाति के आधार पर या कौन सी वंश के आधार पर आप जो है आपके साथ वहाँ नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता की अंत की बात करता है। ठीक है, यानी छुआछूत का अंत की बात करता है। और आर्टिकल 18 बात करता है मित्रों उपाधियों के अंत की बात करता है। यानी पहले जो राय बहादुर, महाराजा, महाराज धीराज, ऐसी जो उपाधियाँ दी जाती थी, मिर्जा, ठीक है, मिर्जा राजा, ऐसी, तो इन उपाधियों को अंत की बात यहाँ पे करता है। और यही बात यहाँ पे कह रहा है कि समानता का अधिकार हमारे संविधान ने सभी को दिया है और इसको जो है हम मौलिक अधिकार, यानी इसको हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया आज फंडामेंटल राइट्स के भी बारे में डिटेल से मित्रों। और भी मेरी जो एम लक्ष्मीकांत की जो भारत की राज्यव्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी, तो उसके जो है लेसन्स मेरे यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं। ज़रूर से मित्रों आप उसको देख लेना, आपको जो है डिटेल से वहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने वहाँ जो है एक एक प्रावधान के बारे में, एक एक आर्टिकल के बारे में वहाँ डिटेल से मैंने डिस्कशन करा रखा है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है। कहता है कि लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे समूह या कम ताकतवर समूह के लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करे। बिल्कुल बहुत सही बात है कि लोकतंत्र मतलब कि जनता का जनता के द्वारा, जनता के लिए जो शासन है, तो उस शासन में कोई भी जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो जनता के ऊपर जो अपनी धौंस ना जमाए। ठीक है, और अपने जो है जनता के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाएं, सभी को जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की वहाँ पे उपलब्धता हो। ठीक है, और सभी को जो है विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। कहता है कि नीचे दी गई चित्र कथापट में कक्षा के भीतर एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया भी गया है। यानी अब एक और घटना यहाँ पे आ रही है। देखो क्या, कौन सी घटना की बात करता है कि खेलों की घंटी शुरू होने वाली, यानी जो रेस्ट होता है वो शुरू होने वाला है। और यहाँ पे देखो क्या कहता है कि नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। पहले देखो यहाँ पे चर्चा करते हैं, क्या कहता है कि चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल। ये लड़के कहे कि आज जो कुछ अलग खेल खेलेंगे बास्केटबॉल, लेकिन ये लड़के कहे कि नहीं, हम तो जो आज क्रिकेट ही खेलेंगे। यानी यहाँ पे भी मित्रों जो धौंस की बात आती है, जो तानाशाही की बात आती है, तो वहाँ पे यहाँ पे बात निकल कर के आती है। आगे कहता है, देखो क्या कहता है, हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। और इधर कहता है कि मैडम को फैसला लेने का कोई तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। यानी कुछ बच्चे, यानी जो ये बच्चे हैं, ये हमेशा वहाँ पे मित्रों क्रिकेट ही खेलते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं कि हमें जो है हमारी भी स्वयं की स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि हम भी जो है दूसरा खेल खेल सकें। तो शिक्षक को यहाँ पे जो है मित्रों शिक्षक को शामिल किया जा रहा है। और क्या कहता है, देखो शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। और याद देखो क्या होता है कि यह तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है। हाँ हाँ, हम जीत गए। यानी जिनका ज़्यादा बहुमत है तो उन्हीं को जो है खेल खेलने को यहाँ पे मिलेगा। और नेक्स्ट क्या कहता है, देखो आगे मित्रों कहता है कि इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। यानी मित्रों कहता है कि लोकतांत्रिक समाज, उसमें अगर किसी भी पार्टी को, जैसे हम वर्तमान में ही किसी पार्टी का संदर्भ ले लें तो वर्तमान में देखिए बीजेपी को 300 प्लस सीटें, यानी 303 304 के लगभग सीटें मिली हुई है। और उनको जो मित्रों पूर्ण बहुमत प्राप्त है, यानी वैसे तो उनको 273 सीटें ही प्राप्त होनी चाहिए थी, तब भी उनको पूर्ण बहुमत माना जाता, लेकिन 303 304 के लगभग उनको जो है एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 304 सीटें या 303 सीटें उनको मिली थी 19 के चुनाव में। तो यहाँ पे मित्रों वो बहुमत वाली पार्टी, यानी उस पार्टी को किसी भी अन्य विपक्षी दलों का या किसी भी अन्य सत्ता पक्ष के अलावा और भी जो दल हैं उसका किसी भी प्रकार से उसको कोई डर नहीं है। वो जो भी कानून लागू करना चाहिए, जो भी निर्णय लेना चाहिए तो वो ले सकती है।
और यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर किसी भी समाज में, किसी लोकतांत्रिक समाजों में बहुमत वाला गुट जो होता है वह लगातार ऐसे ही फैसले लागू करता है। और आगे कहता है कि उनका नुकसान होता है, जैसा कि इस चित्रकथा पट से पता चलता है। बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। यानी किसी भी एक विपक्षी पार्टी के अलावा, यानी अगर सत्ता पक्ष की पार्टी को भी अगर पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है, यानी उसको जो है ऐसी इतनी सीटें प्राप्त हो जाती है कि उसके जो है सरकार बनी रहे, तो ऐसी सरकार भी मित्रों समाज के लिए जो है अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि वो सरकार फिर निरंकुश हो जाती है। यानी उस पर जो है किसी भी अन्य कोई पार्टियाँ हैं और अन्य कोई समाज है, अन्य भी कोई भी राजनीतिक दल है, तो उसका जो है फिर उस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं रहता। तो इसी कारण से मित्रों ऐसी पार्टी को या फिर ऐसी सरकार को निरंकुश सरकार माना जाता है। कहता है कि संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित नहीं किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। यानी जो सुख सुविधाएं बहुसंख्यक लोगों को, ठीक है, आसानी से उपलब्ध है, तो ऐसी जो है चीज़ें मित्रों अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनको भी जो है उनकी भी पहुंच तक, यानी उन तक भी वो पहुंचो, उनको वो जो है सुख सुविधाएं उपलब्ध हो। नेक्स्ट कहता है कि अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक में समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है। आगे कहता है कि जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ ऐसे लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व भी कहते हैं। यानी यहाँ पे कह रहा है कि इंटर कम्युनिटी और यहाँ पे इंट्रा कम्युनिटी, यानी दो समुदायों के बीच में एक समुदाय ऐसा है कि उसका जो दूसरे समुदाय के ऊपर दबदबा है, और यहाँ पे इंट्रा कम्युनिटी यानी एक ही समुदाय में, ठीक है, एक ही समुदाय या एक ही जाति है, उस एक ही समुदाय में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अन्य जो उस समुदाय के कुछ कम जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, उन पर जो है उनका वर्चस्व है। आगे फ्रेंड्स कहता है संविधान क्यों होना चाहिए। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यानी वही बात यहाँ पे अधिकारों की भी बात निकल कर के आती है कि संविधान इसलिए भी हो कि हम अपने आप की रक्षा कर सकें। यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत टीके ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे चित्रपट कथा को भी देखिए। तो नेक्स्ट देखो कि संविधान आखिर क्यों होना चाहिए, और संविधान को जो है यानी हम अपने आप की रक्षा कैसे करें, तो उसको देखो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और देखो यहाँ पे क्या चर्चा की जाती है फ्रेंड्स, सुनिएगा। शबनम दुविधा में है कि उसे कुछ तय करना है, यानी उसे कुछ डिसीजन लेना है और वो दुविधा में पड़ी हुई है। क्या कहता है कि कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती, पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। और इधर कहता है कि शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है। माँ पूछती है अपनी बेटी से कि शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्यों। तो वो क्या कहती है, देखो सुनिएगा। कहती है कि मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आज की रात कोई भी टीवी न देखे तो तब शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा। और आगे कहता है कि अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, उन आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सारे सवाल आ गए। यानी मित्रों अगर वो टीवी देख लेती तो एग्ज़ाम में जो है उसको दिक्कत महसूस होती। और यहाँ पे देखो क्या कहता है आगे फ्रेंड्स, कहता है कि संविधान में ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुँचती है जिनमें देश आस्था रखता है। यानी ऐसे बड़े सिद्धांत, ऐसे बड़े जो है प्रिंसिपल्स, ऐसे नियम कायदे रीति रिवाज जिनमें जो है बहुत से लोग आस्था रखते हैं, तो ऐसे फैसले लेने से भी संविधान जो रोकता है, ताकि उन जो समुदाय के लोग हैं उसमें जो वे विश्वास रखते हैं तो उनकी जो है ठेस भावनाओं को ठेस न पहुंचे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हो सकता है लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। यानी ये कह रहा है कि जो लोकतंत्र को मानने वाले जो अधिकांश लोग क्या हैं, कहता है कि जो दलगत राजनीतिक पार्टी है, यानी दलगत राजनीति जो होती है, यानी विभिन्न प्रकार की जो पार्टियां होती है, तो ये जो राजनीति है पार्टी पॉलिटिक्स ये जो है ख़राब हो चुकी है, विकृत हो चुकी है। तो इसको जो हम दुरुस्त करें, इसके लिए हमें जो है वापस तानाशाही शासन लाना चाहिए या हमारे देश में मिलिट्री रूल होना चाहिए। तो ऐसे निर्णय लेने से भी जो हमारा संविधान वो रोकता है। इस भावना में बहकर लोग बहुत
बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे। लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उसके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। यानी संविधान के माध्यम से हम लोगों को अधिकार देते हैं, साथ ही साथ उनकी स्वतंत्रता की जो रक्षा होती है, स्वतंत्रता का जो हम उसको अधिकार देते हैं, समानता का जो अधिकार देते हैं, तो संविधान जो उनकी रक्षा भी करता है और उनको जो है अधिकार जो दिए हुए हैं संविधान के द्वारा, तो उनको जो अधिकारों को बने रहने में सहायता करता है। नेक्स्ट कहता है कि इस चर्चा से आप समझ जाएंगे संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी हमारा जो लेक्चर का नाम है संविधान, भारतीय संविधान, तो संविधान जो है क्यों होना चाहिए उसके बारे में मित्रों यहाँ पे डिटेल से डिस्कशन हम कर रहे हैं। और देखो नेक्स्ट क्या कहता है, देखो कहता है कि आइए अब कुछ निम्नलिखित उदाहरणों से जुड़े मूलभूत नियमों से तालिका को भरें। लोकतांत्रिक समाजों में संविधान इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है उसकी हम जो है यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। क्या कहता है, नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ के लोगों ने एक नया संविधान बनाया और कहता है कि ये ऐसे आदर्श हैं जिनसे पता चलता है कि हम किस तरह की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। इधर कहता है कि सुरेश अपने सहपाठी अनिल को बेवजह परेशान कर रहा है। इधर कहता है कि लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनकी कक्षा में लड़कों की संख्या ज़्यादा है। इधर कहता है कि शबनम ने टीवी देखने की बजाय अपने अध्यायों को दोहराने का फैसला लिया। आगे देखो फ्रेंड्स क्या कहता है, आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों पर अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं। तो भारतीय संविधान के मित्रों कुछ लक्षणों की यहाँ पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, जो विशेषताएं हैं हमारे भारतीय संविधान की कौन कौन सी है। उससे पहले यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। क्या कहते हैं, संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त चित्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं। संविधान सभा के महत्वपूर्ण वो सदस्य थे। संविधान सभा है और संविधान सभा में मित्रों ये संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आ रहे हैं। तो भारतीय संविधान के लक्षणों की हम चर्चा कर लेते हैं। कहता है कि 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। यानी आज़ादी के दौरान राष्ट्रवादियों ने यह विचार उनके दिमाग में आया कि आखिर स्वतंत्र जो भारत है, आज़ाद जो भारत है वो किस तरह का हो। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। यानी ये कह रहा है कि भारतीयों के सामने इतना तो स्पष्ट हो ही गया था कि हमारा जो भारत होगा वो एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। एक तानाशाही जो देश है जहाँ पे जो मित्रों एक ही जो राजनेता या एक ही जो नेता होता है, एक ही जो व्यक्ति होता है वो शासन करता है, तो तानाशाही शासन हमारे देश में नहीं होना चाहिए। ये हमारे राष्ट्रवादियों के दिमाग में आ चुका था। आगे कहता है कि उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हों। यह काम किसी एक आदमी के बस में नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया और सन 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। यानी 2 साल कितना मित्रों, 2 साल 11 माह और 18 दिन में भारत का संविधान तैयार हुआ था। ठीक है, और 9 दिसंबर 1946 को पहली इसकी बैठक हुई थी और 26 नवंबर 1949 को इसकी अंतिम बैठक हुई। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जब 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई और कैबिनेट मिशन योजना के आने के बाद संविधान सभा का जब गठन हो गया 1946 में, तो फिर आगे जाकर के मित्रों हमारा भारतीय संविधान बना। और भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे कौन, डॉक्टर जो भीम बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो वे संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी तो उसके वे अध्यक्ष थे। आगे कहता है कि संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। कौन सी थी? हमारे देश में कई समुदाय थे, उसमें उसकी न तो भाषा थी, न धर्म था और न ही एक जैसी संस्कृति। यानी हमारे देश में बहुत से समुदाय ऐसे थे, बहुत से समुदाय की जिनकी भाषा अलग अलग थी, ठीक है, धर्म अलग था, उसकी जो कल्चर है संविधान की जो संस्कृति है वो भी अलग थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी।
संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे। यानी रियासतों को भी जो है मित्रों, रियासतें भी जो है इस बात से निर्णय नहीं ले पा रही थी कि वे भारत में शामिल हों या हम जो है पाकिस्तान में मिल जाएं। ठीक है, तो उनको भी, उनके सामने भी जो है एक जो दुविधा ये बनी हुई थी। आगे फ्रेंड्स कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। यानी जो हम बात करते हैं कि इसमें विविधता में एकता, यानी भारत की जो पहचान है मित्रों, विविधता में एकता की भारत की पहचान है। भारत में बहुत से धर्म हैं, संप्रदाय है, जातियां हैं, लेकिन फिर भी भारत जो एक राष्ट्र अभी भी बना हुआ है। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड्स, कहते हैं उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया है। तो यहाँ पे देखो क्या चर्चा कर रहे हैं, देखो इसकी चर्चा हम करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर का विश्वास था संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़कर चढ़कर शामिल हों। यानी ये कह रहा है, अम्बेडकर साहब कह रहे हैं कि अनुसूचित जातियाँ, यानी जो अम्बेडकर जी हैं, तो इनके जो संविधान सभा में शामिल होने के कारण यह ऐसा मान रहे हैं कि अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप से जो है, यानी अनुसूचित जातियों की सुरक्षा की यहाँ पर जिम्मेदारी बता रहे हैं कि संविधान सभा के माध्यम से अम्बेडकर जब इसमें शामिल हो गए तो अनुसूचित जातियों को कुछ सुरक्षा महसूस हुई। और आगे फिर ये कहते हैं कि फिर भी जो इतनी सुरक्षा उनको नहीं है, उनको जो इतना बेफिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कानून जो निर्माण, यानी कानूनों का जो पालन करेंगे वो सवर्ण हिंदू करेंगे। तो आगे कहते हैं कि हमें भी जो है, यानी अनुसूचित जो जातियाँ हैं वो भी जो लोक सेवाएं हैं, जो पब्लिक सर्विसेज हैं, उन पे जो है वो बढ़ चढ़ करके जो है शामिल हों। नेक्स्ट फ्रेंड्स कहता है, आगे फ्रेंड्स क्या कहता है, देखो कहता है कि आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। उन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार, प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए जिनसे उस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए और उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। यानी कह रहा है कि हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक समाज बना रहे, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कैसी कैसी चिंताओं को मित्रों संविधान सभा के सदस्यों ने हल किया है। ठीक है, तो उसी की हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं। पहला जो है मित्रों फेडरलिज्म की हम चर्चा कर रहे हैं, संघवाद की हम चर्चा कर रहे हैं। और मित्रों मेरी भारत की जो राज व्यवस्था है, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जब मैंने स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो सारे जो मित्रों जो फेडरलिज्म का टॉपिक है, ठीक है, संघवाद का आखिर मतलब क्या होता है, डिटेल से मैंने आपसे डिस्कशन किया है। ठीक है, जरूर से आप मित्रों इस मेरे लेक्चर्स को सभी को सुनिए। अगर वास्तव में आपको जो इंडियन पॉलिटी तैयार करनी है तो मेरे लेक्चर्स आप जरूर सुन लीजिएगा, कहीं भी मित्रों आपको बटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिटेल से मैंने वहाँ पर जो है बुक के माध्यम से डिटेल से वहाँ डिस्कशन किया है, एक एक प्रावधान पर, एक एक वर्ड पर मैंने जो डिटेल से डिस्कशन किया है कि संघवाद का मतलब क्या होता है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है, डिटेल से एक एक प्रावधान पर मैंने डिटेल से डिस्कशन किया है। और यहाँ पे देखो संघवाद की हम चर्चा कर रहे हैं, कहते हैं कि इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर, जिसके बारे में हमने कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। यानी जब मैंने मित्रों क्लास 7 की NCERT आपसे मैं डिस्कस कर रहा था, तब हमने राज्य सरकार के बारे में उसमें जो है चर्चा करी थी और मैंने ये बात वहाँ पे भी बताई थी, अगर आपको याद हो, कि क्लास 8 की जो NCERT हम डिस्कस करेंगे तो उसमें जो हम फिर संघ सरकार के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, केंद्र की सरकार जो होगी उसके बारे में हम उसमें चर्चा करेंगे। तो क्लास 6 की NCERT में हमने स्थानीय सरकार जो पंचायती राज और नगर पालिका जो होती है उसके बारे में चर्चा कर ली। क्लास 7 की NCERT में हम राज्य सरकार के बारे में चर्चा कर ली। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे संघ की सरकार के बारे में। और संघवाद जो होता है मित्रों, फेडरलिज्म जो होता है, उसका आखिर मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैंने आपसे पॉलिटी की क्लासेज में बताया था और मैं आज फिर बता रहा हूँ
कि संघवाद का मतलब होता है मित्रों कि शक्तियों का बंटवारा। सीधी सी बात है, संघवाद का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, यानी जो संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है और समवर्ती सूची। जैसे इसमें हम जो विषय डाल देते हैं, तो हमने जो शक्तियों का बंटवारा कर दिया कि संघ सूची पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य बनाएगा और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। यानी संघवाद का मतलब ये हो गया, और संघवाद का मतलब कि शक्तियों का हमने बंटवारा कर दिया कि राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में और स्थानीय सरकार में। और यही बात यहाँ पे तो कह रहा है कि एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना ही संघवाद कहलाता है। क्लियर है। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगे। यानी कह रहा है कि हमें जो है शासन की एक ऐसी जो है व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जो भी निर्णय लिए जाएं तो जनता के साथ उसको जो है निर्णय, जनता की उसमें भागीदारी हो। केवल राजधानी दिल्ली के माध्यम से ही जो है कुछ गिने चुने जो लोग हैं वही जो मित्रों निर्णय न लें, तो जनता की उसमें भागीदारी हो। और सुशासन का मतलब भी तो आखिर मित्रों यही होता है कि जन भागीदारी, गुड गवर्नेंस की जो हम बात करते हैं, तो गुड गवर्नेंस में मित्रों जनता की भागीदारी अवश्य होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाके के हिसाब से अलग अलग फैसले भी लिए जा सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसला लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर भी पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कहता है कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई है जिनमें बताया गया कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान ये भी तय करता है प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए कैसे पैसे का इंतजाम कहाँ से करेगी। यानी मित्रों अभी अभी मैंने आपसे जो है पहले ही चर्चा कर ली संघ सूची के बारे में, राज्य सूची के बारे में और समवर्ती सूची के बारे में। तीनों सूचियों के बारे में मित्रों अलग से मेरा लेक्चर भी डला हुआ है यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। राजनीतिक शब्दावली के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जरूर से मित्रों जो है जितनी भी राजनीतिक शब्दावली होती है, ठीक है। जैसे मित्रों जैसे जो हम बात करते हैं कि सरकारी विधेयक क्या होता है, ठीक है, गैर सरकारी विधेयक, सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य कौन से होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या होती है, ठीक है, लाभ का पद क्या होता है। तो ऐसी जो मित्रों जितनी भी टर्मिनोलॉजी जो होती है उसके बारे में मैंने वहाँ डिटेल से डिस्कशन कर रखा है। तो जरूर से आप मित्रों मेरे लेक्चर्स को सुनिएगा, आपको जो है जितना भी कन्फ्यूजन होगा ना तो आपका वो दूर हो जाएगा। एक बार आप जो है मेरे लेक्चर्स को सुनिएगा। तो यहाँ पे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की हमसे चर्चा कर ली। और आगे क्या कहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ कहता है कि इसके साथ संविधान ये भी तय करता है प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे कहाँ से इंतजाम करेगी। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। कहता है कि केंद्र सरकार में जो केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं, चाहे PM हो या ठीक है, चाहे PM हो या अन्य जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, तो वे जो है संविधान से उनको ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। सही बात है कि मैंने कल भी आपको यानी पिछले जो हमारा अध्याय हुए क्लास 7 की NCERT और इस लेसन में भी मित्रों मैंने आपसे चर्चा की है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश है, उसमें जो हम संविधान को ही सर्वोपरि मानते हैं। शुरुआत में ही मैंने आपसे इस बात की चर्चा कर ली थी कि संविधान ही सर्वोपरि है, ठीक है, भारत में संविधान ही सर्वोपरि है। आगे देखो क्या कहता है। अब हम संसदीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं मित्रों कि संसदीय शासन व्यवस्था आखिर होती क्या है। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी, वो जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। क्लास 7 की NCERT में मैंने आपसे चर्चा भी की थी मित्रों कि 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 के माध्यम से हमने जो है 1989 में जो हमारी वोटिंग की जो आयु है 21 साल से घटा करके हमने 18 साल कर दी थी। इस बात की मैंने आपसे डिटेल से डिस्कशन भी किया था और मैंने आपको ये बताया कि जिस भी व्यक्ति की आयु वर्तमान में 18 साल की हो जाती है तो वो वोटिंग के लायक हो जाता है, वोटर लिस्ट में वो नाम जुड़वा सकता है। तो यही बात यहाँ पे करें कि वोट डालने के लिए जो है यानी सार्वभौमिक वयस्क जो मताधिकार की हम बात करते हैं कि 18 साल का अगर कोई व्यक्ति हो गया, चाहे लड़का हो या लड़की, तो उसको जो वोट डालने का अधिकार है। नेक्स्ट कहता है संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि संविधान की लगा था, यानी उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने की योग्य बना दिया गया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित जो ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकेगा। यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की जो हम बात करते हैं मित्रों, इस सभी को जो हमने मताधिकार दे दिया, यानी चाहे महिला हो या पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, सभी तो को हमने जो है मित्रों
मताधिकार का हमने अधिकार दिया है। और यही बात यहाँ पे करें कि इससे क्या होगा कि औरत और जो मर्द, महिला और पुरुष के जो बीच जो भेद है, जाति और धर्म के बीच जो भेद होता है, तो वो जो है यहाँ पे खत्म होगा। कि सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मैंने आपसे चर्चा कर ली पहले ही कि प्रतिनिधियों का अगर चुनाव होगा तो सभी लोगों की उसमें सीधी भूमिका होगी। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। ठीक है, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, चुनाव वो लड़ सकता है। सीएम से लेकर के पीएम तक का वो चुनाव लड़ सकता है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है, जनता के प्रति जवाबदेहिता उनकी होती है। और कहते हैं कि लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इस पुस्तक की दूसरी इकाई में विस्तार से पढ़ेंगे। यानी कह रहा है कि कार्य पद्धति, वर्क का जो कल्चर है, तो प्रतिनिधित्व उसमें जो है क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो इसकी जो है हम आगे चर्चा भी करेंगे नेक्स्ट लेसन्स में। आगे फ्रेंड्स देखो, अब हम तीसरा जो मुख्य लक्षण बात कर रहे हैं शक्तियों के बंटवारे के बारे में। तो शक्तियों के बंटवारे के बारे में हमने जो है अब चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं। कहता है कि संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, पहले भी मैंने आपसे कई बार इसका चर्चा की है कि भारतीय लोकतंत्र के 3 स्तंभ है। वैसे चौथा स्तंभ मीडिया को भी मानते हैं, यानी जो हमारा जनसंचार माध्यम है मीडिया, तो चौथा स्तंभ उसको मानते हैं। और कहता है कि विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं। और न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। ठीक है, तो तीनों के बारे में मित्रों, इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था है इंडियन पॉलिटी, तो उसमें मैंने जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में मैंने आपसे वहाँ पे चर्चा कर रखी है। अगर जिन्होंने भी मेरी वीडियो नहीं देखी है वो जरूर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मित्रों अभी, और नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर भी आप क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मेरे लेक्चर्स को आप मित्रों जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो कहता है कि आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों मित्रों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ये सत्ता का दुरुपयोग करे या ये कानूनों को लागू न करे तो न्यायपालिका इन पर जो है अपना न्याय का डंडा चलाती है और इनको जो कानून लागू करने के लिए कहती है। जो हम जो है मित्रों, जो यानी सुप्रीम कोर्ट के जो टॉपिक में मैंने आपसे चर्चा की थी जुडिशली एक्टिविज्म की, न्यायिक सक्रियता की जो हम बात करते हैं। ठीक है, एक न्यायिक समीक्षा की हम बात करते हैं और एक न्यायिक सक्रियता की। तो न्यायिक सक्रियता का यहाँ पे जो है हमसे संदर्भ लिया जा रहा है कि अगर कोई भी कानूनों का पालन न करे तो न्यायालय की व्यवस्था, ठीक है, तो ये कह रहा है कि सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए हमने जो है न्यायपालिका का प्रावधान भी किया है। आगे फ्रेंड्स कहता है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। जो मैंने आपसे चर्चा की थी कि तीनों जो अंग मित्रों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं और इसके माध्यम से, तीनों अंगों के माध्यम से सत्ता के बीच जो है मित्रों संतुलन जो है बना रहता है। और एक लोकतांत्रिक जो हमारा देश है, जो हमारे देश की विशेषता है लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी, जो हमारी देश की लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी है, तो वो उसकी विशेषता बनी रहती है। आगे फ्रेंड्स चर्चा करते हैं। कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्व को ही उपेक्षा करने लगे। यानी संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको इस बात का भी डर था क्या कि मान लीजिए कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कार्यपालिका जो है ज़्यादा ताकतवर हो जाए, यानी कार्यपालिका इतनी निरंकुश न हो जाए कि वो विधायिका की जो दायित्व हैं, ठीक है, विधायिका के प्रति जो उनके जो कर्तव्य हैं, जो उत्तरदायित्व है, वो उनको भूलने लगे, उनकी उपेक्षा करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। यानी कार्यपालिका जो है हमने ऐसा प्रावधान कर दिया मित्रों संविधान के माध्यम से कि जो विधायिका जो होगी, ठीक है, तो विधायिका जो संसद है, संसद में कार्यपालिका से हम जो है प्रश्न पूछेंगे और उसके माध्यम से हम जो है जवाबदेहिता उनकी तय करेंगे। ठीक है, आगे फ्रेंड्स देखो क्या कहता है इस अध्याय में, क्या करा है फ्रेंड्स, इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है मित्रों। आज यहाँ पे जो है इस बात की संदर्भ भी आ गया और मैंने कई बार भारतीय राज्य व्यवस्था की, इंडियन पॉलिटी की, जो एम लक्ष्मीकांत की जो मैंने क्लासेज ली थी, ठीक है, और अभी भी वो चल रही है, तो उसमें मैंने आपसे कई बार कहा था कि जहाँ भी इंडियन पॉलिटी में राज्य शब्द का उपयोग होगा तो वहाँ पे जो मित्रों हम इसका मतलब स्टेट नहीं समझते हैं। कई बार मैंने आपको बताया था और आज मैं फिर बता रहा हूँ। और एनसीईआरटी में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जहाँ भी इंडियन पॉलिटी में
राज्य शब्द का उपयोग होता है तो वहाँ पे जो अलग उसका मतलब समझा जाता है। ठीक है, राज्य का मतलब वहाँ पे मित्रों जो हमारी केंद्र की सरकार होती है तो उससे जो है यहाँ पे राज्य का मतलब समझा जाता है। और देखो क्या कहता है कि राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है और यहाँ राज्य सरकार इसका मतलब नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वालों संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कह रहा है कि राज्य क्या होता है, एक ऐसी राजनीतिक संस्था जो एक निश्चित भूभाग में, ठीक है, राज्य शब्द की जो परिभाषा हम चर्चा करते हैं और आर्टिकल 12 में मित्रों जो संविधान का अनुच्छेद जो 12 है, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 12 में हम जो है राज्य शब्द की परिभाषा की बात करते हैं। और हमने जो है जब मैंने आपसे चर्चा की थी फंडामेंटल राइट्स की तो उसमें मैंने आपको बताया था आर्टिकल 12 में जो है हमने राज्य शब्द की परिभाषा डिटेल से डिस्कशन की थी कि कोई भी राज्य की संस्था है, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो या जो राज्य की संस्थाएं होती है वो राज्य शब्द में गिनी जाती है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं और राज्य की शब्द की हमने जो है चर्चा कर ली थी। अगर आपसे डिटेल से आपको जो है डिस्कशन वहाँ पे जानना है तो मेरा एफआर का यानी फंडामेंटल राइट्स का आप टॉपिक जरूर से मैं जो है आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका प्लेलिस्ट का वीडियो डाल दूंगा, जरूर से आप देख लीजिएगा। मूल अधिकार का टॉपिक है तो राज्य के बारे में वहाँ डिटेल से मैंने डिस्कशन करा रखा है। आगे कहते हैं कि इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी राज्य का मतलब सरकार से हम कहीं ज़्यादा गिनते हैं। यानी मैंने आपको बताया कि राज्य का मतलब केंद्र की सरकार के बारे में हम लेते हैं और यहाँ पे कहता है कि सरकार तो सही है, केंद्र सरकार तो सही है राज्य का, लेकिन उससे भी जो है मित्रा उससे भी ज़्यादा व्यापक अर्थ किसका होता है, उससे भी ज़्यादा अर्थ होता है व्यापक, उससे भी ज़्यादा एक ब्रॉड एरिया में उसका अर्थ होता है राज्य शब्द का। और सरकार के इस्तेमाल पर जो है सरकार के स्थान पर जो है हम इसको उपयोग करते हैं। आगे फ्रेंड्स अब हम मौलिक अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे भी मौलिक अधिकारों की अब हम जो है चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकारों का यहाँ पे संदर्भ आ रहा है तो जरूर से हम इसको जो है डिस्कस करते हैं। और देखिए ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा, अगर आपने मेरा मूल अधिकारों का चैप्टर नहीं देखा है तो मैं यहाँ डिटेल से डिस्कशन अब आपके साथ देखो कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कहता है सुनिएगा। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। सही बात है, संविधान की अंतरात्मा हम कहते हैं मूल अधिकारों को। और आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा था, आपको याद हो तो। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल जो 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार हम इसमें बात करते हैं। यानी आर्टिकल 32 के माध्यम से अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो मित्रों। ठीक है, आर्टिकल 32 का आप उपयोग करोगे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और रिट आप जो वहाँ पे जारी करवा सकते हो। बंदी प्रतिष्ठिकरण, परमादेश, अधिकार पक्षा, प्रतिषेध। ठीक है, तो ये जो रिटें हैं ये आप जारी करवा सकते हो। और सीधे सीधे मित्रों आर्टिकल 226 का उपयोग करके भी आप सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हो। क्लियर है, तो इसी कारण से संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा गया है। अब देखो क्या कहता है कि औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। यानी जो हमारे देश में ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो राष्ट्रवादियों के दिमाग में जो है राज्य के प्रति एक संदेह का भाव पैदा हुआ। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार भी होने चाहिए। यानी सत्ता वहाँ पे लोगों के अधिकारों का हनन न करे, सत्ता का वहाँ दुरुपयोग न हो। तो इस कारण से मित्रों संविधान सभा ने क्या बनाया कि हमारे को कुछ अधिकार उसने दिए। कौन से कि लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। सही बात है, संविधान मूल अधिकारों की रक्षा करता है। और आगे कहता है कि विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में ही दिया गया है। यानी अल्पसंख्यक लोग भी ये चाहते थे, माइनॉरिटी जो कम्युनिटी समुदाय है वो ये चाहते थे कि हमारे भी जो अधिकार हैं वो बने रहें, बहुसंख्यक लोगों का हमारे ऊपर जो है शासन न हो। तो उसका जो आश्वासन है, एश्योरेंस जो हमने दिया वो संविधान के द्वारा दिया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य कौन कौन सा। पहला तो हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिससे कानून बनाने का अधिकार हमने दिया है।
सही बात है। आगे फ्रेंड्स देखो, हम चर्चा कर रहे हैं कि मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक अखंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक हम मित्रों डीपीएसपी की बात करते हैं। मैंने वहाँ पे जो है डिटेल से डिस्कशन करा रखा है। मेरे चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम से। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो ज़रूर से आप मेरे जो है चैनल पर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आगे देखो फ्रेंड्स क्या कहता है। आगे कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा ताकि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सकें। यार डीपीएसपी का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने के लिए, ठीक है, लोकतांत्रिक मित्रों गणराज्य की स्थापना करें। साथ ही साथ मित्रों कोई भी जो राज्य है तो वो ऐसे कानून यानी कानून अगर बनाए वो, तो इन डीपीएसपी का वो ध्यान रखें। इस कारण से हमने डीपीएसपी का खंड संविधान में जोड़ा। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियों बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। वही बात मैं कह रहा हूँ कि जब भी वो कानून बनाए या नीतियाँ बनाए तो उन सिद्धांतों को वो ध्यान में रखें। क्लियर है। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मौलिक अधिकारों की चर्चा कर रहा हूँ। क्या कहता है सुनिएगा जरूर ध्यान से, आप जो है जरूर से सुनिएगा। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार हैं। पहला है संविधान समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, ठीक है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक संविधान समानता का अधिकार है। कहता है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान है। इसका मतलब है सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करता है। सही बात है, आर्टिकल 14 में हमने यही बात कही है, ठीक है, कि कानून के समक्ष सभी लोग समान है, विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण की हम आर्टिकल 14 में बात करते हैं। सही है। आगे इस अधिकार में यह भी कहा गया कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 15 में ये बात कही गई है, पहले आपसे मैंने चर्चा कर ली थी। और कहता है कि खेल के मैदान, होटल, दुकान आदि पर अब सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा, ठीक है, यही बात है आर्टिकल 15 में। आगे देखो क्या कहता है। आगे फ्रेंड्स कहता है रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल जो 16 है उसमें ये बात कही है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में सभी इसी किताब में हम आगे बढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया। आर्टिकल 17 में ये बात हमने कर रखी है कि आप छुआछूत का हम अंत करते हैं, अस्पृश्यता के अंत की हम बात करते हैं, और आर्टिकल 18 में हम उपाधियों के अंत की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपसे स्वतंत्रता का अधिकार की बात कर रहा हूँ। स्वतंत्रता का अधिकार मित्रों आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की हम बात करते हैं। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने और खाने, कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने की स्वतंत्रता शामिल है। यानी आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक। आर्टिकल 19 में मित्रों हम 6 अधिकारों की बात करते हैं। कौन कौन से? वाक्य एवं व्यक्ति, विचार, वाक्य एवं व्यक्ति, ठीक है, यानी सम्मेलन, संघ, संचरण और निवास और वृत्ति, ये 6 अधिकार आर्टिकल 19 में हम बात करते हैं। आर्टिकल 20 में मित्रों अपराधियों के लिए दोस्ती के संबंध में संरक्षण की बात करते हैं। आर्टिकल 21 में हम जो हमारा जीवन यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, निजता के अधिकार की हम आर्टिकल 21 में बात करते हैं। और आर्टिकल 22 में मित्रों हम गिरफ्तारी के में यानी गिरफ्तारों को जो निवारक, निरोध, नज़रबंदी की हम जो बात करते हैं तो आर्टिकल 22 में हम बात करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मित्रों, अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार की हम बात करें तो आर्टिकल 23 से लेकर के, ठीक है, आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार की हम बात करते हैं, जिसमें कहते हैं संविधान में कहा गया मानव व्यापार, जबरी श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर लगाना अपराध है। आर्टिकल 23 में मित्रों हम इसकी बात करते हैं कि हम जो है बलात् श्रम यानी आपसे जबरन यानी ज़बरदस्ती आपसे जो कोई भी व्यक्ति काम नहीं करवा सकता, बेघर आपसे नहीं करवा सकता, बिना पारिश्रमिक के आपके साथ कोई काम नहीं करवा सकता। तो आर्टिकल जो हमारा 23 है उसमें हम ये बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल जो 24 है। तो आर्टिकल 24 में मित्रों कारखानों में यानी 14 वर्ष तक के बच्चों को आप कारखानों में नहीं लगा सकते। आर्टिकल 24 में हम इसकी बात करते हैं। आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का हम अधिकार की बात करते हैं, जिसमें सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। सही बात है। आर्टिकल 25 में हम इसकी बात करते हैं कि किसकी बात करते हैं? विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं। आर्टिकल 25 में हम इसकी बात करते हैं कि सभी को जो है किसी धर्म को मानने का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 26 और आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28 ये सभी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। और फिर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की हम बात करें तो आर्टिकल 29 से लेकर के आर्टिकल 30
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से संबंधित है, जिसमें संविधान में कहा गया कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। आर्टिकल 29 में क्या बात कही है कि सभी को अपनी भाषा, ठीक है, सभी को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। और आर्टिकल 30 में मित्रों इस बात की चर्चा की गई है कि सभी लोग यानी अल्पसंख्यक संस्थाओं को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 31 जो है मित्रों वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से हमने इस संपत्ति के अधिकार का लोप कर दिया, यानी हमने इसको एफआर की श्रेणी में से निकाल दिया और हमने जो है इसको अब लीगल राइट्स बना दिया, यानी आप इसको जो है मूल अधिकार नहीं मान सकते और आप जो है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माध्यम से रिटे जारी नहीं करवा सकते संपत्ति के अधिकार का हवाला देकर के। ठीक है, नेक्स्ट मित्रों जो आर्टिकल 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य उसके द्वारा किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। इसकी पहले आपसे मैंने चर्चा कर ली थी। आर्टिकल 32 का आप उपयोग करोगे अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, सीधे आप जो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाओगे या फिर आप आर्टिकल 226 का उपयोग करके सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास हाई कोर्ट का विकल्प है तो आप जो है पहले हाई कोर्ट ही जाओ ना, सीधा मेरे पास क्यों आते हो। ठीक है, तो मित्रों ये मैंने आपसे जो है डिटेल से डिस्कशन किया है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जो हमारे मूल अधिकार हैं, डिटेल से मैंने आपसे साथ यहाँ पे चर्चा कर ली। और देखो आगे क्या कहता है, निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। यदि 13 साल का बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, यदि किसी जनसमूह को राज्य में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसके लिए पदोन्नति दे रही है, नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है, तो कौन सा है, यानी ये कह रहा है कि कौन सा इसमें से ऐसा है जहाँ से हमें मौलिक अधिकारों का हनन का मामला लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करें, अगर मान लीजिए किसी राज्य का कोई भी नेता दूसरे राज्य के लोगों को राज्य में काम करने के लिए रोकता है तो यह भी मूल अधिकार का मित्रों यहाँ पे हनन होता है। ठीक है, आगे देखो धर्मनिरपेक्षता की अब हम चर्चा कर रहे हैं, यानी सेकुलरिज्म के बारे में जो हमारे संविधान की विशेषता है। और 42 से संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हमने संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द जोड़े, उसमें से मित्रों एक शब्द धर्मनिरपेक्षता भी था। तो उसी की अब हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान हमने बना दिया, यानी हमारे देश का कोई भी एक विशेष धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं, सभी को समान दर्जा देते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं दे। इसके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से भी पढ़ेंगे। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे। कभी कभी देश का इतिहास ये तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में ये देख चुके हैं, वहाँ लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत के साथ ही एक नए संविधान की जरूरत भी पैदा हुई। यानी मित्रों कह रहा है कि संविधान की आवश्यकता क्यों है और कैसे अगर नियम कायदे बदल जाएं तो संविधान जो है हमें बदलना पड़ता है। तो उसी की यहाँ पे हमसे चर्चा करता है और आगे कहता है कि ऊपर अपने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है। लेकिन मित्रों मैंने आपको डिटेल से और सरल से सरल शब्दों में समझाने का भरपूर प्रयत्न किया है। लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा ज़्यादा फिक्र न करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से उनका अर्थ भी जान जाएंगे। ठीक है, आगे फ्रेंड्स देखो यहाँ पे एक पिक्चर हमसे दिखाई जा रही है, यानी संविधान जब हमारा बना तो संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया है उसी की हम जो देखें यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और देखो क्या कह रहा है कि उपरोक्त तस्वीरों में, ठीक है, ये तस्वीर है, ठीक है, ये तस्वीर है और यहाँ पे कहता है कि उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू देखते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सबसे निचले चित्र में दाएं से क्रम में लोग दिखाई दे रहे हैं, जयराम दास दौलतराम खाद्य एवं कृषि मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई वित्त मंत्री, सरदार पटेल
प्रधानमंत्री तथा उनके पीछे भी जगजीवन राम से मंत्री खड़े हैं। यानी यहाँ पे कौन कौन से लोग खड़े हैं, उन कौन कौन से लोग यहाँ पे हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमसे चर्चा कर रहा है। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखाचित्र तस्वीर बनाएं और उन पर कविताएं गीत लिखें, कक्षा में चर्चा भी करें। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आज हमने चर्चा की जो हमारा संविधान का टॉपिक है, यानी संविधान का जो हमारा लेक्चर था उसके बारे में मैंने आपसे जो है डिटेल से डिस्कशन कर लिया है। आई होप कि आपको जो है आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मित्रों आपको शेयर करना है, और चैनल को मित्रों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को आप जो है मित्रों सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का लेसन आपको कैसा लगा आप अपना जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट लेसन में हम चर्चा करेंगे सेकुलरिज्म के बारे में। ठीक है, सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता की है क्या, थोड़ा सा संदर्भ तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हमने संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया और हमने जो है हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान बना दिया। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले लेसन में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।